हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट। आज फाइनेंस बिल 2024 पर जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं उसके ऊपर अपना मत रखूंगा, क्योंकि अभी बजट को आए हुए एक ही दिन हुआ है। तो इसलिए जो भी मैंने बजट के प्रोविजंस को पढ़ के जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो मैं आप लोगों से इस वीडियो के द्वारा शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इस बजट को लेकर के ये कहना है कि बीजेपी की गवर्नमेंट का पिछले 10 सालों के अंदर ये सबसे बेहतरीन बजट है। यदि हम पिछले 10 बजट को देखें और इसको नंबरिंग दें तो एज ए प्रोफेशनल ये बजट उन 10 बजट से सबसे बेहतर है। और यदि इस बजट को क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बजट ने यह साबित कर दिया है कि ओल्ड इज गोल्ड। या दूसरा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यदि इसका इतिहास देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन्हीं भी प्रोविजंस को सेटल नहीं होने देता। जैसे ही किन्हीं प्रोविजंस पर कोई विजडम बनती है, वेरियस कोर्ट्स के जजमेंट्स के द्वारा उसको ऑल टुगेदर चेंज कर देते हैं। जब प्रोफेशनल्स या असेसीज को उनकी समझ होने लगती है तो फिर दोबारा उन प्रोविजंस को बदल देते हैं। यह बजट इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पर इस बजट के अंदर सर्च केसेस के अंदर ब्लॉक असेसमेंट्स को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले के टाइम में सेक्शन 12A का जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, वहां पे कमिश्नर को पावर थी कि वो कंडोनेशन को डिले कर सकता है, उस पावर को उससे ले लिया गया था। अब दोबारा ये महसूस किया गया है कि कमिश्नर के पास ये पावर होनी चाहिए। यदि हम पुराने टाइम को देखें तो CIT अपील के पास ये पावर थी कि वो मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर सकता था। इस बजट के अंदर इस पावर को दोबारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को दे दिया गया है। हालांकि कुछ एक्सटेंट तक कि खाली उन केसेस में जहां पे 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है, खाली उन्हीं केसेस के अंदर रिमांड बैक की पावर दी गई है। मेरी इस बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थी, मेरा मानना यह है कि जो भी बजट आते हैं उनके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट का इतिहास है वो ये है कि एक असेसी की पॉकेट से निकाल करके दूसरे असेसी की पॉकेट में रख दिया जाता है, या एक ही असेसी की एक पॉकेट से कोई चीज लेकर के दूसरी पॉकेट में रख दी जाती है। यह बजट इस चीज का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पर असेसी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्सेशन को ले लिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट है उसको कम कर दिया गया है। एक हाथ ले और एक हाथ दे की पॉलिसी पूरे बजट में देखने को मिलती है। मेरी इस बजट से जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं टैक्स रेट कम करने से या कोई एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने से नहीं थी। एज ए प्रोफेशनल या एज एन असेसी मैं जो महसूस करता हूं वो ये है कि गवर्नमेंट को जो टैक्स पेयर है हमारे हिंदुस्तान का, उसके लिए कोई ऐसी प्राइड की स्कीम लानी चाहिए कि जब वो किसी एयरपोर्ट पे जाए, किसी रेलवे स्टेशन पर जाए या इनकम टैक्स ऑफिस में कभी विजिट करे तो उसका एक कार्ड बनना चाहिए या उसके थंब इंप्रेशन से पता चलना चाहिए कि ये 80 साल का लाखों रुपए टैक्स देता है और उसको एक VIP ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए। उसके लिए गर्म कॉफी आनी चाहिए, उसको ये महसूस होना चाहिए कि उसने इस देश के नेशन बिल्डिंग में कितनी मदद की है। उसको ये महसूस होना चाहिए कि वो एक टैक्स देकर के इस देश की क्या सेवा कर रहा है। लेकिन यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब एक असेसी किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाता है तो उसको यह महसूस कराया जाता है, उसके मन में यह डर होता है कि पता नहीं उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। मेरी खाली इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से जो मांग है वो ये है कि किसी भी असेसी को इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए, एटलीस्ट जो इस देश के लिए लाखों और करोड़ों रुपए टैक्स देता है। इस परिचय के साथ फ्रेंड्स, जो इस बजट के अंदर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं मैं उनको शुरू करता हूं।
जो सबसे पहला प्रपोज किया गया है वो नई स्कीम के अंदर जो टैक्स स्लैब्स को खोला गया है, और जो उसका एक नेट इंपैक्ट है वो ये है कि 17,500 रुपए टैक्स का बेनिफिट जो है वो एक एसएससी को हो रहा है। क्योंकि ये चेंजेस बहुत ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में या टैक्स रेट्स के बारे में बात नहीं करूंगा। सेकंड चेंज जो आया है, सरकार क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम को मोटिवेट करना चाहती है, सरकार ये चाहती है कि लोग न्यू टैक्स रिजीम में आए, अपनी डिडक्शंस को क्लेम ना करके नई टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करें। इसके लिए इन्होंने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका अमाउंट 50,000 रुपए से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया गया है उन असेसीज के लिए जो कि न्यू रिजीम को ऑप्ट करेंगे। इसी तरीके से न्यू रिजीम को प्रमोट करने के लिए जो फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती थी मैक्सिमम 15,000 रुपए तक, उस 15,000 रुपए की लिमिट को बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज जो इस बजट में आया है वो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A के अंदर आया है। इस क्लॉज के अंदर एक एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलती है। ये डिडक्शन जो वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के लिए पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो एसएससी की सैलरी होती है प्राइवेट एम्प्लॉइज के केस में, वो इस कंट्रीब्यूशन को खाली एसएससी की सैलरी के 10% तक अलाउ करता है, लेकिन इस 10% को बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन ये है कि जिस एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एम्प्लॉय यदि न्यू रिजीम के अंदर है तभी एम्प्लॉयर को ये 14% का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चेंज है सेक्शन 68 के अंदर, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज एक नॉर्मल एसएससी के लिए नहीं है। सेक्शन 68 के अंदर वेंचर कैपिटल फंड की एक डेफिनेशन दी हुई है। उस वेंचर कैपिटल फंड की डेफिनेशन में IFSCA जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 94B के अंदर है। यह सेक्शन भी फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इस सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट को क्लेम करने की लिमिट्स दी हुई हैं कि एसएससी एक लिमिट तक ही इंटरेस्ट के खर्चे को क्लेम कर सकता है। सेक्शन 94B के अंदर काफी सारी कंडीशंस हैं। अब यह कह दिया गया है कि सेक्शन 94B की जो इंटरेस्ट को क्लेम करने की जो लिमिटेशन है वो उन कंपनीज पर लागू नहीं होंगी जो कि IFSC के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर आया है। फ्रेंड्स, ये चेंज बहुत ही वेलकम चेंज, बहुत ही मच नीडेड चेंज, और एज ए प्रोफेशनल मेरे मुताबिक ये चेंज जो है वो इंडियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट करेगा। ये चेंज ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो क्लोजली हेल्ड होती हैं, उनके ऊपर 2012 में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि वो अपने शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। यदि उनको इशू करना है तो उनको रूल 11U के अंदर मर्चेंट बैंकर की कोई एक रिपोर्ट लेकर के आनी है, और यदि वो असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं होता था तो उसकी जो शेयर्स को इशू करने की जो कंसिडरेशन थी, यदि वो फेस वैल्यू से ज्यादा होती थी तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स कर दिया जाता था। कहने के मोटे तौर पे इसका निष्कर्ष ये था कि एक क्लोजली हेल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए प्रीमियम पर इशू करना एक भारी भरकम काम था, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। अब एक अनलिस्टेड कंपनी को और लिस्टेड कंपनी को पार पर ला दिया गया है। मेरे हिसाब से ये बहुत वेलकम मूव है, क्योंकि कोई भी यदि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये उसके पास अपना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए पे इशू करे, 1000 रुपए पर इशू किए, ये उसकी विजडम है।
नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स, एक सेक्शन 44BC इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक प्रेजेंटिव इनकम के लिए है। ये उन क्रूज शिप ऑपरेटर्स के लिए लाया गया है जो कि पैसेंजर्स को अपने क्रूज में लेकर के जाते हैं। इसके अंदर ये बात कही गई है कि जो उनकी रिसीट्स है, यदि वो उस रिसीट का 25% तक अपनी इनकम में दिखा देते हैं, 25%, तो वो उनको प्रेजेंटिव इनकम का बेनिफिट दे दिया जाएगा। पहले एक सेक्शन था 44B जो कि शिपिंग बिजनेस के लिए था, तो वहां पे ये कंफ्यूजन रहती थी कि सेक्शन 44B जो है वो क्रूज ऑपरेटर्स को मिलेगा या नहीं, लेकिन अब उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है और क्रूज ऑपरेटर के लिए एक नया सेक्शन 44BC इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज, सर्च के केसेस के अंदर जो असेसमेंट्स होती हैं उनको लेकर के है। यदि हम सर्च के असेसमेंट्स का इतिहास देखें तो सबसे पहले सर्च केसेस के अंदर असेसमेंट सेक्शन 148 में ही होती थी। उसके बाद ब्लॉक असेसमेंट का कंसेप्ट लाया गया। ब्लॉक असेसमेंट के बाद सेक्शन 153A और 153C करीबन 20 सालों तक स्टैट्यूट के ऊपर रहा। 1 अप्रैल 2021 से फिर दोबारे सेक्शन 148 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया सर्च केसेस के अंदर, लेकिन 2021 गुजरा, 2022, 23, 24 चला गया। सरकार को यह महसूस हुआ कि जो सेक्शन 148 है वो सर्च केसेस के लिए सही नहीं है, और अब फिर दोबारे सरकार जो है वो 30-40 साल पहले चली गई है और सर्च केसेस के अंदर भी जो सर्चेज 1 सितंबर 2024 के बाद होंगी उनमें अब ब्लॉक असेसमेंट का कंसेप्ट ला दिया गया है। मोटे तौर में जो ब्लॉक असेसमेंट है उसके लिए जो कानून लाया गया है वो ये कहता है कि जिस डेट पर सर्च होगी उस डेट के पिछले 6 साल जाना होगा और उन 6 सालों का अब इकट्ठा कंसोलिडेटेड असेसमेंट होगा। इससे पहले जो सेक्शन 153A या 153C में असेसमेंट होता था वो हर सालों के लिए अलग अलग होता था। अब 6 सालों का इकट्ठा असेसमेंट, एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा और ये 6 साल वहां से चुने जाएंगे जिस साल में सर्च होती है। उस प्रीवियस ईयर से आप पीछे 6 साल चले जाइए। इसमें यह कहा गया है कि जो भी असेसमेंट्स चल रही होंगी जो कि ब्लॉक पीरियड में आती हैं, वो सारी असेसमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर मर्ज हो जाएंगी, या उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज करता है, वो असेसमेंट्स अबेट हो जाएंगी। और जो लैंग्वेज अब जो दी गई है इस प्रपोज्ड बजट के अंदर, कहीं ना कहीं उसको पढ़कर के ये लग रहा है कि सर्च केसेस के अंदर उस इनकम को भी रेवेन्यू के पास टैक्स करने की पावर आ जाएगी, जिसके लिए यदि कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल रेवेन्यू को नहीं मिला है लेकिन असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को वो ये लगता है कि वो इनकम टैक्स होनी चाहिए। हालांकि यदि हम सेक्शन 153A और 153C की रिजीम को देखें तो उसमें खाली वही असेसमेंट हो सकती थी जो कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर होती थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके अंदर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो ब्लॉक पीरियड होगा उस ब्लॉक पीरियड में जो इनकम ली जाएगी एसएससी की, जिसको टैक्स करने की कोशिश की जाएगी, उस इनकम पर 60% के हिसाब से टैक्स देना होगा सेक्शन 113 के मुताबिक। उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। हालांकि प्रेजेंटली अभी कोई ब्लॉक असेसमेंट के अंदर सरचार्ज के रेट को नहीं बताया गया है। इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि सेक्शन 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट ब्लॉक असेसमेंट के केस में नहीं लगेगा। सेक्शन 270A की पेनल्टी ब्लॉक असेसमेंट के केस में नहीं लगेगी। एक अलग पेनल्टी जितना भी टैक्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर है उसका 50% एसएससी को टैक्स देना होगा। लेकिन यह एक बात कही गई है कि यदि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम सर्च में पाई गई है, यदि एसएससी उसकी रिटर्न फाइल करते वक्त
उस इनकम को रिटर्न में ले लेता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। असेसमेंट को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो जब लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ द सर्च होती है उसके 12 महीने का टाइम दिया गया है। इसी तरीके से जब किसी एसएससी के यहां सर्च होती है और किसी और एसएससी के डॉक्यूमेंट उसकी सर्च में पाए जाते हैं तो उसकी असेसमेंट अब सेक्शन 158 बीसी में होगी। उसकी असेसमेंट को कंप्लीट करने का जो पीरियड है वो 12 महीने है जिस डेट पर उसको नोटिस इशू किया जाता है। लेकिन इस 12 महीने के कंप्लीशन जो असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम है इसके अंदर से वो 6 महीने का पीरियड निकाल दिया जाएगा, जो कि सर्च जिस एसएससी के यहां होती है उस एसएससी का असेसिंग ऑफिसर जो दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को जो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है उसके लिए 6 महीने के पीरियड को उस 12 महीने के पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यह भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि सेक्शन 144 सी के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे और ऑर्डर पास करने के लिए एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर और ज्वाइंट डायरेक्टर की परमिशन जो है वो लेनी होगी। इस तरीके से फ्रेंड्स एक दोबारे एक लिटिगेशन का एक इतना बड़ा बॉक्स खुलता जा रहा है कि कभी कोई प्रोविजंस लागू होंगे जब एसएससी को, प्रोफेशनल्स को या हमारी कोर्ट्स उन पे इंटरप्रिटेशन अपना दे देती है तो उसको फिर दोबारा चेंज कर दिया जाता है और फिर बाद में सरकारों को लगता है कि जो पहले प्रोविजंस थे वही ठीक थे। ये चेंज इस चीज का एक बहुत बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स सेक्शन 147 की असेसमेंट्स को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से पहले मैक्सिमम 6 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी के केस को खोल सकता था, लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद इसको 10 साल कर दिया गया। किसी भी एसएससी के लिए यह संभव नहीं है कि वो 10 सालों तक के रिकॉर्ड अपने पास रखे और जिस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे एसएससी से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो रखें, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी एक नॉर्मल आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो 10 सालों तक अपना रिकॉर्ड रखे। शायद सरकार ने इस चीज को महसूस किया और अब 1 सितंबर 2024 से जो सेक्शन 148 का नोटिस भेजने का जो मैक्सिमम टाइम है उसको दोबारे 5 साल कर दिया गया है। बेसिकली जो सेक्शन 148 के नोटिस हैं उसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं, 3 साल 3 महीने और 5 साल 3 महीने। शुरू के 3 साल 3 महीने यदि एसएससी की कोई भी इनकम एस्केप होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका केस सेक्शन 148 के अंदर रीओपन कर सकता है और यदि उसकी इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा है तो 5 साल 3 महीने तक एसएससी को यह नोटिस इशू किया जा सकता है। इन नोटिस को इशू करने के लिए जो परमिशन है वो एडिशनल कमिश्नर की चाहिए, एडिशनल डायरेक्टर की चाहिए, ज्वाइंट कमिश्नर की चाहिए, ज्वाइंट डायरेक्टर की चाहिए। यदि हम इसको पुराने प्रोविजंस के लिहाज से देखें जो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद आए तो इसको काफी मुझे ऐसा लगता है सिंप्लीफाई कर दिया गया है, क्योंकि पहले 3 साल तक पीसीआईटी की परमिशन की जरूरत थी, फिर उससे पीछे पीसीसीआईटी की जरूरत थी, तो रेवेन्यू से काफी अप्रूवल्स लेने में गलतियां हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यदि पूरे बजट के अंदर जो सबसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने का जो एक स्टेप है वो इस बजट में इस बात को लिया गया, क्योंकि इससे यह फायदा होगा कि जब रेवेन्यू के पास कम टाइम होगा तो रेवेन्यू जो है वो फटाफट एसएससी को नोटिस भेजेगा। नहीं तो वो 10 सालों तक वेट करते थे और 10 साल के भी 31 मार्च को वो नोटिस इशू करते थे। लेकिन क्योंकि अब रेवेन्यू के पास खाली 5 साल का टाइम है तो शायद मैं इससे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले आगे आने वाले टाइम में जो सेक्शन 148 के नोटिस होंगे वो काफी एसएससीज को आएंगे। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 275 के अंदर है जो कि लिमिटेशन को प्रोवाइड करता है पेनल्टी ऑर्डर्स को पास करने के लिए। इसमें यह प्रपोज किया गया है कि जो
पहले सेक्शन 275 को यदि हम पढ़ें तो वहां पे एक रेफरेंस दिया जाता था फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब उस वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है, रेफरेंस टू द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स सेक्शन 245 के में लाया गया है। कुछ चेंजेस फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि एक दिल को तकलीफ देते हैं। सेक्शन 245 के अंदर यह प्रावधान है कि यदि रेवेन्यू को यह लगता है कि एसएससी का कोई रिफंड है और उसकी कोई डिमांड है तो यह तो जायज है कि आप उससे एडजस्ट कर लें, लेकिन यदि एसएससी का कोई रिफंड बाकी है और उसकी कोई असेसमेंट चल रही होती थी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिफंड को भी विदहोल्ड कर लेता है। और यह प्रोविजन था कि जिस डेट पर असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है उस डेट तक का इनकम टैक्स को एसएससी को इंटरेस्ट भी नहीं देना। यहां पर भी रेवेन्यू की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि रेवेन्यू का यह कहना है कि जिस डेट पर ऑर्डर पास किया जाता है उससे 30 दिन तो एसएससी को अपना टैक्स जमा करने के लिए दिए जाते हैं, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो ऑर्डर की डेट से ही चालू हो जाता था। तो अब रेवेन्यू को 60 दिन और दे दिए गए हैं कि सेक्शन 245 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो ये है कि द पीरियड ऑफ विदहोल्डिंग इज प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड अप टू द डेट ऑफ असेसमेंट बाय 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज मेड। कहने का मतलब है अब एसएससी को उस 60 दिन का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा इस चेंज के द्वारा। अगला चेंज है सेक्शन 253 के अंदर, जो कि यह बात करता है कि आईटीएटी के पास कौन कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, क्योंकि अब ब्लॉक असेसमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ब्लॉक असेसमेंट के अंदर जो पेनल्टी लगाई जाएगी उसके जो पेनल्टी ऑर्डर पास होंगे सेक्शन 158 BFA के अंदर उनको भी अपीलेबल ऑर्डर्स की दायरे में ला दिया गया है। ये एक प्रोसीजरल चेंज है, इसके अंदर कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है आप लोगों को बताने की। पहले आईटीएटी में अपील फाइल करने का जो टाइम था वो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर साउट टू बी अपील अगेंस्ट इज कम्युनिकेटेड टू द एसएससी और द चीफ कमिश्नर था। ये 60 दिन एसएससी के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि एसएससी अपनी अपील्स को टाइम पर फाइल कर देते हैं, लेकिन रेवेन्यू के लिए ये चैलेंज आ रहा था कि जैसे ही सीआईटी अपील अपना ऑर्डर पास करता था तो यह माना जाता था कि यह ऑर्डर जैसे ही पोर्टल पर लगा, आईटीबीए पोर्टल पर, उस डेट पे सीआईटी को कम्युनिकेट हो गया। अब उनको 60 दिन वहां से लेने होते थे अपनी अपील फाइल करने के लिए, रेवेन्यू की अपील डिले हो रही थी। तो इस सेक्शन 253 भी एक तरीके से रेवेन्यू को बेनिफिट देने के लिए लाया गया है। और अब जो टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है आईटीएटी में अपील फाइल करने का, अब यह कह दिया गया है कि दिस टाइम विल बी 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर साउट टू बी अपील अगेंस्ट इज कम्युनिकेटेड टू एसएससी और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पहले जिस डेट पे ऑर्डर मिला उससे 60 दिन कैलकुलेट करने थे, अब जिस महीने में ऑर्डर पास हुआ उस महीने के अंत से 2 महीने कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट चेंज जो आया है वो 12A और सेक्शन 1023C के बारे में आया है। सरकार की यह कोशिश है कि जो दोनों रिजीम हैं उनको मिलाकर के एक कर दिया जाए, और इसी संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई है वो ये लाई गई है कि यदि किसी एसएससी ने सेक्शन 1023C क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 6A की एप्लीकेशन फाइल की है या वो फाइल करेगा 1 अक्टूबर 2024 के बाद, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अब उसको जो एप्लीकेशन फाइल करनी है वो सेक्शन 12A के अंदर ही करनी है। सवाल उठता है कि यदि वो एप्लीकेशंस 1 अक्टूबर 2024 से फाइल की गई हैं, से पहले फाइल की गई हैं, तो उनका क्या होगा? उनको एज यूजुअल डील किया जाएगा। जब
ये लोग जो कि सेक्शन 1023C के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जब ये अपना रिन्यूअल कराने जाएंगे तो वो रिन्यूअल अब सेक्शन 12A के अंदर होगा। इसके अंदर जो अगला चेंज है वो ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब एसएससी को जो एप्लीकेशन लगानी है उसकी टाइम लिमिट्स हैं, उसको रिन्यूअल के लिए लगानी है, पहले प्रोविजनल लेना है, प्रोविजनल के बाद फाइनल लेना है। तो काफी ऐसे केसेस आ रहे थे जहां पे डिले हो रही थी, एसएससी को ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था। ट्रिब्यूनल भी अंत में यही कहती थी कि आप कमिश्नर साहब के पास जाएं, उनके पास ये पावर है कंडोन करने की, और उनको दिशा निर्देश दिए जाते थे उन ऑर्डर्स के अंदर। तो इससे काफी रेवेन्यू का टाइम का नुकसान हो रहा था और एसएससी के रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा था। ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है कि यदि कोई एसएससी अपनी एप्लीकेशन में देरी कर देता है तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि यदि वो ये समझता है कि ये जो डिले है वो जेन्युइन है तो उसकी सेक्शन 12AB के अंदर और 80G के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करने की जो एप्लीकेशन डिले हुई है, अब कमिश्नर के पास ये पूरी पावर है कि वो उसको कंडोन कर सकता है। अगला चेंज इसी लाइन के अंदर ये है कि पहले जो अप्रूवल देने का जो टाइम था कमिश्नर्स के पास, वो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड था। कहने का मतलब यह है कि जिस महीने में एसएससी ने एप्लीकेशन लगाई है उसके 6 महीने के अंदर, उस महीने के एंड के 6 महीने के अंदर तक प्रिंसिपल कमिश्नर को अप्रूवल देना था। यह टाइम कमिश्नर्स को कम पड़ रहा था। इस प्रोविजन में भी जो चेंज लाया गया है वो रेवेन्यू के ऑफिसर्स के लिए लाया गया है। अब यह बात कह दी गई है कि जिस महीने के अंदर एप्लीकेशन लगाई है उस क्वार्टर के एंड में चले जाइए और उस क्वार्टर के एंड के 6 महीने के अंदर उसके पास समय है कि वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करे, चाहे उसको एक्सेप्ट करे चाहे उसको रिजेक्ट करे। अगला चेंज फ्रेंड्स, चैप्टर 12EB के अंदर एक प्रावधान है, जब दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो ट्रस्ट जो है वो आपस में अपना मर्जर कर लेती हैं तो उनकी जो बढ़ी हुई एक्रीडिटेड इनकम होती है उसके टैक्स के बारे में उस चैप्टर में बात की गई है। अब इसके लिए ये कहा गया है कि एक सेक्शन 12AC इंट्रोड्यूस किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, जो कि उस सर्कमस्टांसिस को डील करेगा जब दो ट्रस्ट का मर्जर हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज जो कि काफी सुर्खियों में है वो कैपिटल गेन को लेकर के है दोस्तों। होल्डिंग पीरियड जो कि किसी एसेट को एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बनाता है, उस होल्डिंग पीरियड का रैशनलाइजेशन किया गया है। पहले ये पीरियड 12, 24, 36 महीने था, अब खाली पहला चेंज तो यह किया गया है कि उसको 12 और 24 कर दिया गया है। सरकार ने यह महसूस किया कि जो हाई नेटवर्थ एसएससीज हैं वो काफी शेयर्स में डीलिंग करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और वो लिस्टेड शेयर्स के अंदर ट्रेड करके काफी सारा मुनाफा कमा रहे थे और खाली 15% टैक्स दे रहे थे, तो उन पे थोड़ा सा बोझ डाला गया है और उस 15% को बढ़ाकर के 20% कर दिया गया है। सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ये रेट नहीं है, ये खाली लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनमें जो ट्रेडिंग होती है उससे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 15% से बढ़ा करके 20% किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड शेयर्स का है पहले वो 10% था, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे वो लिस्टेड शेयर्स का हो या दूसरे एसेट्स का हो, दूसरे एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% था, लिस्टेड शेयर्स पर 10% था, 10% को बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है और जो 20% है उसको कम करके 12.5% कर दिया गया है। अब बात आती है कि सरकार जब एक हाथ से देती है तो दूसरे से कैसे लेती है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड शेयर्स का उसको 10 से 12.5 किया गया, थोड़ा सा बोझ बढ़ाया गया और वहां पे थोड़ी सी रियायत कर दी गई कि जो पहले 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स का एग्जेम्प्ट था उसको अब 1,25,000 कर दिया गया।
अब आता है दूसरे असेट्स पे, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 20% था, उसको घटा के यदि 12.5 किया तो सरकार ने साथ ही साथ एसएससी से इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया। अब किसी एसएससी को टैक्स का बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये आगे वाला समय बताएगा और केस टू केस डिपेंड करेगा। प्रोविजंस को इस तरीके से अमेंड किया गया है कि कोशिश की गई है कि जो कैपिटल गेन की टैक्सेशन है उसकी अवधि में रेजिडेंट और जो नॉन रेजिडेंट है उसके बीच में जो फर्क था कुछ केसेस में, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स सेक्शन 50AA के अंदर लाया गया है। सेक्शन 50AA स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स की बात करता है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन को अमेंड किया गया है। बहुत टेक्निकल चेंज है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। टीडीएस के प्रोविजंस को काफी सुधारने की कोशिश की गई है। यह भी एक वेलकम चेंज है। बढ़े हुए टीडीएस रेट्स की वजह से एसएससीज का रिफंड स्टक हो जाता था, उनका पैसा स्टक हो जाता था। हालांकि सरकार ने रिफंड्स के मामले में काफी चुस्ती दिखाई है, लोगों के रिफंड बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन इस अवधि में काफी सारे टीडीएस रेट्स को कम किया गया है। इसके अंदर जो मैक्सिमम एसएससी को इफेक्ट डालते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। एक सेक्शन 194H है जो कि कमीशन पर टीडीएस काटने की बात करता है। यह रेट पहले 5% का था, उसको घटा करके 2% कर दिया गया है, 5% से 2% कर दिया गया है। यह चेंज 1 अक्टूबर 2024 से है। दूसरा सेक्शन 194IB है। ये प्रोविजंस काफी लोगों को नहीं पता है। यदि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ ने अपनी किराए पे घर लिया हुआ है और उस किराया वो देता है तो उस पर उसको यदि 50,000 रुपए से ज्यादा का किराया है तो 5% टीडीएस काटना होता था। अब उस रेट को भी घटा करके 2% कर दिया गया है। अगला चेंज भी काफी वेलकम चेंज है सेक्शन 192 के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी सैलरीड एम्प्लॉय का टीडीएस काटने के लिए जो उसके एडवांस टैक्सेस वगैरह होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा था कि सैलरीड एम्प्लॉय का भी टीसीएस कलेक्ट हो रहा था। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सैलरीड एम्प्लॉय गाड़ी खरीदता है और उसका टीसीएस वहां से कलेक्ट हो जाता है, तो अब यदि वो एसएससी अपने एम्प्लॉयर को ये बता देता है कि साहब मेरा ये टीसीएस कलेक्ट हुआ है 50,000 रुपए, उसने कोई गाड़ी खरीदी है, तो उस टीसीएस को उस एम्प्लॉयर को बताने पर वो एम्प्लॉयर उस टीसीएस के अमाउंट को उस एसएससी का टीडीएस काटने में माइनस कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है यदि उसका टीसीएस कटा हुआ है तो उसको उसका टीडीएस कम कटेगा इस प्रोविजन के आने से। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स, यदि कोई टीसीएस कलेक्ट करने की किसी की जिम्मेदारी है और वो टीसीएस लेट जमा करता है तो उस पर उसको 1% इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन यदि टीडीएस लेट होता है तो उस पर 1.5% था। अब इस प्रोविजन को टीडीएस के साथ अलाइन कर दिया गया है। 1.5 का रेट टीसीएस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने चाहे टीडीएस लेट जमा किया हो या टीसीएस लेट जमा किया हो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% होगा। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 40 क्लॉज बी क्लॉज 5 जो कि लिमिट ऑफ रिम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर के बारे में बात करता है। यह लिमिट काफी पुरानी है, अब इन लिमिट्स को भी ओपन अप कर दिया गया है। पहले जो प्रोविजन था वो ये था कि यदि एक पार्टनरशिप फर्म का 3 लाख तक प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को 1.5 लाख रुपए तक रिम्यूनरेशन या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट का रिम्यूनरेशन दे सकती हैं और बैलेंस पर 60% था। अब इसको बढ़ा करके जो पहला 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है या लॉस है उस पर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट या 3 लाख रुपए तक का रिम्यूनरेशन एक पार्टनरशिप फर्म दे सकती है और बैलेंस पर 60% वो रिम्यूनरेशन
दे सकती है। ये चेंज फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2025 से आएगा। नेक्स्ट चेंज भी सेक्शन 206C के अंदर है फ्रेंड्स। ये चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेंज ये कहता है कि यदि कोई एसएससी है और उसके किसी माइनर चाइल्ड का कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है उस माइनर चाइल्ड के पैन नंबर पर, तो उस पेरेंट को यह अधिकार होगा कि वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में जो उसके बच्चे माइनर बच्चे का टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि वो माइनर चाइल्ड जो है वो उसी पेरेंट की इनकम में उसकी इनकम क्लब होती हो। ये चेंज बेसिकली इसलिए आया है कि क्योंकि लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो बच्चे बाहर गए हुए हैं उनको यदि कभी पैसा बाहर ट्रांसफर किया जाता है तो उसके ऊपर कई बार उन बच्चों के पैन नंबर पर टीसीएस कलेक्ट हो जाता है। तो अब उस टीसीएस को भी उसके पेरेंट्स जो है वो क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज जो फ्रेंड्स है वो सेक्शन एक एसटीटी के प्रोविजंस के अंदर कुछ चेंज आया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंदर। इसके अंदर कुछ रेट्स को बढ़ाया गया है। ऑप्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम केस में जो एसटीटी को 0.0625 से बढ़ाकर के 0.1 कर दिया गया है और फ्यूचर्स ट्रेडेड के केस में एसटीटी को बढ़ाकर के 0.0125% से 0.02 कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज जो है वो टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर के है। यह चेंज लाया गया है कि यदि कोई बायबैक किए हुए शेयर्स एसएससी सेल करता है तो अमाउंट ऑफ बायबैक विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जो डिविडेंड है वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। इसलिए यदि कोई बायबैक का अमाउंट है तो वो अब एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा और जो उन शेयर्स की जो कॉस्ट है उसको एक कैपिटल लॉस माना जाएगा जिसको एसएससी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और ये लॉस जब वो शेयर होल्डर अपने बाकी बचे हुए शेयर्स को सेल करेगा तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स काफी टेक्निकल इन्होंने चेंज किया है। इसका एक एग्जांपल जो मेमोरेंडम टू द बजट है उसके पेज नंबर 45 पर है। आप सब लोग उस एग्जांपल को देख सकते हैं। उस एग्जांपल से इस सेक्शन की क्या मंशा है, क्योंकि पहले उसको डिविडेंड ले रहे हैं और फिर उस शेयर्स की कॉस्ट को वो एक कैपिटल लॉस मान के उसको आगे आपको अलाउ करेंगे। तो ये कैसे होगा इसका पूरा एक मैकेनिज्म एक एग्जांपल के द्वारा बताया गया है और ये कहा गया है कि ये प्रोविजन जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से आएगा। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 28 के अंदर है। काफी सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते थे कि जब किसी एसएससी की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती थी और वो उसको किराए पर देता था तो वो एसएससी कई जगह उसको अपनी बिजनेस इनकम मान लेते थे और उसमें से काफी सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर लेते थे। तो अब ये स्पेसिफिकली सेक्शन 28 में ये कह दिया गया है कि यदि किसी एसएससी को अपनी रेजिडेंशियल हाउस से कोई रेंट आएगा तो वो रेंट अब जो है वो बिजनेस इनकम में नहीं जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही जाएगा। सेक्शन 45 और सेक्शन 47(III) के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं। इट हैज बीन प्रपोज्ड टू सब्सटीट्यूट क्लॉज III ऑफ सेक्शन 47 and its proviso to provide that nothing contained in section 45 shall apply to a transfer of a capital asset under a gift or will or an irrevocable trust by an individual or HUF. Section 47 provides exclusion of certain transaction not regarded as transfer. ये फ्रेंड्स जो चेंज है वो बहुत ज्यादा एसएससीज को एट ए मास अफेक्ट नहीं करता। कोई गिफ्ट के प्रोविजंस के अंदर कुछ चेंजेस को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट चेंज नया सेक्शन लाया गया है सेक्शन 194T। ये काफी खतरनाक सेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है
कि ये सेक्शन काफी लोगों से टीडीएस की गलती करा देगा। पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर जो पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस या इंटरेस्ट दिया जाता था, उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस नहीं काटना होता था। अब यह कह दिया गया है कि यदि ये अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा होगा तो 10% का टीडीएस काटना होगा। फ्रेंड्स, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि ऑडिट नहीं होती, और जब ऑडिट नहीं होती तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी प्रोफेशनल के देख रेख में उनका काम नहीं हो रहा होता और वो नॉर्मल अकाउंटेंट्स उनको देख रहे होते हैं, तो कई बार वो उन चेंजेस को समझ नहीं पाते। और क्योंकि हर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह दिया जाता है, तो अब इस प्रोविजन को सारी पार्टनरशिप फर्म्स को बड़ा ही सीरियसली कंसीडर करना होगा, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनका जो ओमिशन या उनका जो उल्लंघन होता है वो एसएससी को काफी भारी पड़ता है। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 206C 1F के अंदर लाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 206C के अंदर यदि कोई एसएससी कार खरीदता है तो उसका टीसीएस कलेक्ट करके वो कार डीलर जो है वो जमा करता है, लेकिन कुछ एसएससी ऐसे हैं जो कि काफी लग्जरी आइटम्स में उनको अवेल करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो अब सरकार ये चाहती है कि उन लग्जरी आइटम्स पर भी टीसीएस कलेक्ट किया जाए। तो ये चेंज प्रपोज किया गया है 1 जनवरी 2025 से, और ये कहा गया है कि ये सेक्शन लाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी लग्जरी आइटम्स पर अब टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, और इसके अंदर जो लिमिट रखी गई है वो लिमिट 10 लाख रुपए से ज्यादा की रखी गई है। सेक्शन 194IA जो कि टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ये एक तरीके का क्लैरिफिकेटरी चेंज है। पहले ये कंफ्यूजन होती थी कि यदि सपोज करो कोई एसएससी है, वो 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जिस प्रॉपर्टी के अंदर 2 को ओनर हैं, ए और बी, और वो उनको 30-30 लाख रुपए की पेमेंट करता है, तो ये डाउट रहता था कि क्योंकि पेमेंट 50 लाख से कम है एक को ओनर को, तो क्या उसको टीडीएस काटना है या नहीं काटना। अब सेक्शन 194IA के अंदर स्पेसिफिकली इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी टीडीएस काटना है। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड सेक्शन 193 के अंदर है। सेक्शन 193 जो बात करता है वो टीडीएस ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स FRSB के बारे में बात करता है कि यदि 10,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। अब ये प्रपोज किया गया है कि आप टीडीएस जो है वो एट द टाइम ऑफ द पेमेंट काट सकते हैं। ये प्रोविजन बहुत ज्यादा रेगुलर यूज में नहीं है। अगला चेंज सेक्शन 44 के अंदर है। कुछ ऐसा पाया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो इंश्योरेंस बिजनेस हैं वो कुछ खर्चों को सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर, ऐसे खर्चे जो कि उनके बिजनेस के लिए नहीं हो रहे लेकिन उनको क्लेम कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर दूसरे प्रोविजंस लागू हैं, तो अब ये कहा गया है कि सर्टेन एक्सपेंसेस नॉट फॉर बिजनेस विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 फॉर इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेसेस कुछ ऐसे खर्चे भी अलाउ कर रहे थे या क्लेम कर रहे थे जो बिजनेस के लिए नहीं है, अब उनको डिसअलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 198 के अंदर है फ्रेंड्स। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये पाया, सरकार ने ये पाया कि कुछ एसएससी ऐसे हैं जिनका इंडिया से बाहर टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो रहा है। जब वो इंडिया के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे थे तो जो वो लोग बाहर टैक्स पे कर रहे थे उसको यहां पर क्लेम कर रहे थे, क्योंकि जो बाहर टैक्स पे किया जाता है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन जो बाहर टैक्स का अमाउंट उनका टीडीएस डिडक्ट हो रहा था वो यहां पे एसएससी उस टीडीएस के अमाउंट को अपनी इनकम में नहीं ले रहे थे। उदाहरण के तौर पर सपोज करो वहां पे 10 लाख रुपए इनकम हुई और 1 लाख रुपए टीडीएस कटा, तो एसएससी 9 लाख रुपए यहां पे अपनी इनकम में ले रहे थे। तो अब इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है
कि उसको 9 लाख रुपए नहीं लेने, उसको 10 लाख रुपए ही लेने हैं, या दूसरे शब्दों में टीडीएस को भी अपनी इनकम में लेना है, ग्रॉस करके उसको अपनी इनकम में लेना है। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स सेक्शन 194 जे के अंदर है, बहुत टेक्निकल सा चेंज है। इट इज प्रपोज टू एक्सप्लिसिट स्टेट दैट एनी सम रेफर्ड टू इन सेक्शन 194 जे सबसेक्शन 1 डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वर्क फॉर द पर्पसेज ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 सी। कुछ वर्क की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि सेक्शन 194 सी जे सबसेक्शन 1 के अंदर अब वो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 194 सी के अंदर वो स्पेसिफिकली कवर होता है। कुछ ऐसे केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में थे जहां पर एसएससी अपने उन सेटलमेंट अमाउंट को क्लेम कर रहा था जहां पर एसएससी किसी कंट्रावेंशन ऑफ लॉ कर रहा था, और उनका यदि सेटलमेंट का कोई अमाउंट पे करना पड़ता था तो उसको वो अपने बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम कर रहा था। जबकि कानून ये है कि यदि कोई कंट्रावेंशन ऑफ लॉ किया जाता है तो उसका खर्चा एसएससी को नहीं मिलेगा। अब स्पेसिफिकली सेक्शन 37 के अंदर अमेंडमेंट करके ये कह दिया गया है कि डिसअलाउंस ऑफ सेटलमेंट अमाउंट्स बीइंग पेड टू सेटल कंट्रावेंशंस विल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 55 के अंदर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 55 जो है वो ग्रैंडफादरिंग रूल के बारे में बात करता है। जो बोनस शेयर्स 31 मार्च 2018 से पहले के हैं तो ये ऑप्शन देता है कि आप 31 मार्च 2018 को उनकी फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। तो ये चीज तो लिस्टेड शेयर्स के लिए थी। अब अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर भी इसको अमेंड कर दिया गया है और उसमें यह बताया गया है कि लिस्टेड शेयर्स के वैल्यूएशन का भी तरीका अब आगे बताया जाएगा। सरकार विवाद से विश्वास स्कीम तक बहुत प्रोत्साहित रहती है, क्योंकि जो सरकार का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है सीआईटी अपील, वो एज ए प्रोफेशनल अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द इंडिया जो है वो फेल हो चुका है। अपील्स इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुकी हैं तो अब इनको ये लगता है कि हमारे शायद ऑफिसर्स उन अपील्स को डिस्पोज ऑफ करने में समर्थ नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम 2024 उन्होंने कहा है कि हम इसको दोबारा नोटिफाई करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो एसएससी अपना टैक्स टाइम पे कर रहा है, जो फॉरवर्ड आकर के अपील फाइल करता है वो हमेशा नुकसान में रहता है, और वो एसएससी जो कि कई बार अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पूरा नहीं करते, वो विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले जाते हैं। इस तरीके के स्कीम्स एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को हमेशा डिमोरलाइज करती हैं। नेक्स्ट चेंज है इक्वलाइजेशन लेवी, जो कि 2% था, उसको हटा दिया गया है। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे कि यदि कोई एसएससी अपनी किसी बाहर की इनकम को या असेट को अपनी रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज नहीं करता तो चाहे वो कितनी भी इनकम हो या कितने का भी एसेट हो, उस पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान था। एक एक्सेप्शन ये था कि यदि किसी एसएससी के बैंक अकाउंट्स का टोटल बाहर के देशों में 5 लाख तक है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगती थी। सरकार ने महसूस किया, काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस आई कि ये प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है। अब इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ दो, तो बाकी यदि एसएससी के कोई असेट्स इंडिया से बाहर 20 लाख रुपए तक है और वो उनके बारे में नहीं बताता तो अब उसके ऊपर पेनल्टी ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो 10 लाख रुपए वाला प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज है सेक्शन 276 के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो टीडीएस के प्रोविजन हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं। प्रोविजन ये था कि यदि एसएससी टीडीएस का डिफॉल्ट करता है, टीडीएस लेट जमा करता है, तो एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी लगती है और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है। कुछ प्रोसिक्यूशंस ऐसे लॉन्च किए गए थे जो कि बहुत माइनर लैप्सेस के लिए था, तो अब थोड़ी सी और रिलैक्सेशन दे दी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई एसएससी का मंथली जो टैक्स जमा होता है वो 7 तारीख तक जमा होता है और वो 10 तारीख को करता है, तो तब भी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता था, जेल भेजने की तैयारी की जा सकती थी 3 महीने से लेकर के 7 साल तक। लेकिन अब इतनी रियायत दे दी गई है कि यदि एसएससी
अपने क्वार्टर का टीडीएस उस डेट तक जमा कर देता है जिस डेट तक उसको अपनी रिटर्न जमा करनी होती है, जो ड्यू डेट है, तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रोविजन को ऐसे नहीं समझा जाना चाहिए कि यदि एसएससी अपनी टीडीएस रिटर्न को 6 महीने डिले करता है तो क्या उसको, और 6 महीने बाद जमा करता है तो क्या तब भी उसके ऊपर प्रोविजन लागू नहीं होंगे, प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। तो इसमें मेरा यह कहना है कि बिल्कुल क्लियर बात कही है कि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक यदि वो अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तभी एसएससी प्रोसिक्यूशन प्रोविजन से बच सकता है, ना कि उस केस में भी जहां पर वो अपनी रिटर्न 1-1, 2-2 साल तक डिले करता है। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स, टाइम लिमिट्स को रिड्यूस करने को लेकर के है। टीडीएस के और टीसीएस के प्रोविजंस के अंदर जहां पर एसएससी डिफॉल्ट करता था उसके लिए भी सेक्शन 201 के अंदर जो ऑर्डर किया जाता है उसके अंदर ऑर्डर पास करके एसएससी के ऊपर डिमांड निकाली जाती थी और एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। यदि हम इन प्रोविजंस को पहले प्रपोज्ड अमेंडमेंट के पहले देखें तो प्रोविजंस इस तरीके के हैं कि यदि जो पेई है वो रेजिडेंट है, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई एसएससी किसी को पेमेंट करता है और वो पेई रेजिडेंट है, तो ऐसे केसेस के अंदर यदि कोई टीडीएस का डिफॉल्ट होता है तो उस टीडीएस को डिफॉल्ट करने के लिए जो ऑर्डर है वो 7 सालों तक पास किया जा सकता था। लेकिन यदि वो डिडक्टी या पेई नॉन रेजिडेंट था तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि कितने सालों तक ये डिफॉल्ट का ऑर्डर पास किया जा सकता है। लेकिन 7 साल वाली लिमिट को, जो कि रेजिडेंट पेई के केस में थी और नॉन रेजिडेंट के केस में जो टाइम लिमिट नहीं थी, अब उन दोनों को कम करके 6 साल कर दिया गया है। यदि हम पहले देखें जो लिमिट थी वो 7 साल थी जब जो रेजिडेंट है वो पेई है, लेकिन अब लिमिट्स जो है वो उसको घटा करके 7 साल से 6 साल कर दिया गया है। और जो नया प्रपोज्ड है वो ये कहता है कि 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स इज कलेक्टिबल और 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड, वेदर द पे इज ए रेजिडेंट और ही इज ए नॉन रेजिडेंट। कहने का मतलब यह है कि अब यदि कोई टीडीएस किसी ने नहीं जमा किया तो जिस डेट पर उसको जमा करना था उसके 6 साल तक उसका ऑर्डर पास किया जा सकता है, या यदि उसने टीडीएस जमा कर दिया और उसने कोई उसकी करेक्शन स्टेटमेंट फाइल की हुई है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि टीडीएस रिटर्न जमा करने के बाद हम उसको बार बार करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके 2 साल तक ऑर्डर पास किया जा सकता है एसएससी इन डिफॉल्ट के लिए। नेक्स्ट चेंज है, हम लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, चाहे वो टीडीएस के लिए हो चाहे वो टीसीएस के लिए हो। पहले सेक्शन 194 क्यू के लिए लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट नहीं लिया जा सकता था। अब सेक्शन 194 क्यू, जो कि उन केसेस के बारे में बात करता है जब बायर को टीडीएस काटना होता है, तो अब वो भी लोअर टीडीएस के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है सेक्शन 194 क्यू के लिए भी। इसी तरीके से टीसीएस प्रोविजंस के लिए भी पहले टीसीएस खाली लोअर टीडीएस अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के लिए नहीं किया जा सकता था, जो कि सेलर टू कलेक्ट टीसीएस के बारे में बात करता है। अब उसके लिए भी लोअर टीडीएस के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट चेंज है, टाइम लिमिट टू फाइल करेक्शन स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट्स। पहले जो टीडीएस की जो करेक्शन स्टेटमेंट है उनको करेक्ट करने की, उनको ठीक करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, अब वो टाइम लिमिट दे दी गई है। नाउ 6 years have been proposed from the end of the financial year in which the statements under section 200 and section 206C subsection 3 are filed।
पहले किसी भी टाइम तक चेंज किया जा सकता था, अब उनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। यह इसलिए लाया गया है क्योंकि यदि किसी ने अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी हैं और एएसएससी का टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, अब बाद में वो 6 साल जाकर के बाद उसको एक ही जगह बी कर देता है, तो इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में काफी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए इसको टाइम लिमिट दे दी गई है। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी। नेक्स्ट चेंज है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट्स, सेक्शन 270H। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीडीएस की रिटर्न्स यदि लेट होती हैं तो एक तो फीस एसएससी को जमा करनी होती है और एक पेनल्टी है। लेकिन पेनल्टी कब लगती थी? इफ द टीडीएस स्टेटमेंट्स वर फर्निश्ड आफ्टर 1 year फ्रॉम द टाइम प्रेस्क्राइब्ड फॉर फर्निशिंग द रिटर्न्स। यदि टीडीएस की रिटर्न जमा होनी है और उसके 1 साल के अंदर उसने रिटर्न जमा नहीं की तो तभी उसके ऊपर पेनल्टी लगती थी। लेकिन इससे नुकसान यह हो रहा था कि जिनका टीडीएस जमा होना है, जिन डिडक्टिव्स का, उनको काफी तकलीफ हो रही थी कि उनका टीडीएस टाइम पे नहीं जमा होता था और उनके 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाती थी। तो अब इस प्रावधान को चेंज कर दिया गया है कि अब यदि टीडीएस की रिटर्न 1 महीने के अंदर जमा नहीं हुई, जो ड्यू डेट है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट चेंज है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट बाय लाइजनिंग ऑफिस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसके बारे में सेक्शन 285 बात करता है। अब इसके अंदर भी पेनल्टी को प्रपोज कर दिया गया है। सेक्शन 271GC इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके द्वारा यह कहा गया है कि यदि 60 दिन के अंदर वो स्टेटमेंट नहीं फाइल करता लाइजनिंग ऑफिस तो 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगाई जाएगी, और यदि ये डिफॉल्ट 3 महीने के ऊपर चला जाता है तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट चेंज डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस को लेकर के है। जनरल ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस बहुत सभी लोगों के लिए यूजफुल नहीं होते, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा चेंज ये किया गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कैन डिटरमिन आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस आल्सो विच आर नॉट रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 92E। कहने का मतलब यह है कि यदि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 92E के अंदर जाती है, किसी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं किया है तो उस ट्रांजैक्शन को लेकर भी अब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट चेंज जो फ्रेंड्स है वो एनरोलमेंट आईडी को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी को अपने जब पैन नंबर अप्लाई करता है या अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो एसएससी को अपना आधार नंबर भी देना होता है। पहले प्रोविजन ये था कि यदि एसएससी के पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन यदि उसने आधार के लिए अप्लाई कर दिया है और उसके पास आधार एनरोलमेंट आईडी है तो वो उसको फिल कर सकता था। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से ये कह दिया गया है कि आपको आधार नंबर ही डालना पड़ेगा, आपका एनरोलमेंट आईडी से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट चेंज फ्रेंड्स सेक्शन 245Q और 245R को लेकर के है, जो कि एडवांस रूलिंग्स के बारे में बात करता है। अब एसएससी को यह ऑप्शन दे दिया गया है कि वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है यदि वो एप्लीकेशन 31 मार्च 2024 तक वो अपनी एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट चेंज सीआईटी अपील्स को लेकर के है, जिसकी काफी जिक्र हो रहा है। हमारे देश के अंदर 250 सीआईटी अपील हैं, 6 लाख सीआईटी अपील के पास केसेस पेंडिंग है। पर सीआईटी अपील को 50 केसेस का टारगेट पर मंथ का दिया गया है, जिनमें से वही केसेस डिस्पोजल देखने को मिलते हैं जो 5-10 लाख रुपए के डिमोनेटाइजेशन के केसेस हैं, जो नॉन प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं, जहां पर एसएससीज ने 50-100 पेज का रिप्लाई सबमिट किया हुआ है, वहां पे डिस्पोजल नहीं है, और यदि डिस्पोजल हैं तो वो कंप्लीटली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। सीआईटी अपील्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एक उनको रिलीफ ये दिया गया है कि जो आपके पास केसेस हैं और वो केसेस यदि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में हुए हैं 144 के अंदर, कहने का मतलब बिना सुनवाई के हुए हैं, जहां पर एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट नहीं किया, तो अब उन केसेस को सीआईटी अपील 1 अक्टूबर 2024 के बाद
एओ के पास रिमांड बैक कर सकता है। एसएससी के लिए इसमें जो अच्छी खबर है वो ये है कि जब रिमांड बैक हो जाएगा तो एसएससी की डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा उसको अपना केस कराने का मौका मिलेगा। पहले एक टाइम में सीआईटी अपील के पास ये पावर होती थी, लेकिन अब ये पावर विड्रॉ कर ली गई थी, अब दोबारा उसको दे दी गई है, तो शायद इससे सीआईटी अपील का कोई बोझा उतर के असेसिंग ऑफिसर्स को दोबारा शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 271 FAA में, जो कि बात करती है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI फ्रेमवर्क की। स्टेटमेंट सेक्शन 285 BA के अंदर फाइल करनी होती है। यदि ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करी तो सेक्शन 271 FAA के अंदर पेनल्टी लगेगी, लेकिन ये पेनल्टी तभी लगेगी जब आपने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या फेलियर टू कंप्लाई विद ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट आपने की है। लेकिन यदि आप रीजनेबल कॉज सेक्शन 273B के अंदर बता देते हैं तो आपके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, ये जो प्रोविजन है ये भी बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता। नेक्स्ट ये कहा गया है कि जब कभी भी किसी एसएससी को एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है रेवेन्यू से, तो उसमें काफी सारे एक्ट्स हैं टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के अंदर। अब उसके अंदर ब्लैक मनी एक्ट 2015 को भी इंक्लूड कर दिया गया है। कुछ चेंजेस सेक्शन 153 में हैं जो कि टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी होती हैं, उनके केस को रिओपन करने की जो ऑप्शन है वो रेवेन्यू के पास नहीं था, उनका सिस्टम उसको नहीं ले रहा था। अब ये बात कह दी गई है कि जो रिटर्न सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर फाइल होती हैं, उनकी असेसमेंट भी अब कंप्लीट हो पाएगी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। दूसरा, जो रिमांड बैक केसेस हैं जो सीआईटी अपील रिमांड बैक करेगा, सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के केसेस में, उनके लिए भी टाइम लिमिट दे दी गई है विद इन 12 months from the end of the financial year in which the remand has been done. Next change फ्रेंड्स सेक्शन 43D के अंदर है। 43D के अंदर नेशनल हाउसिंग बोर्ड का जो रेफरेंस था उसको हटा दिया गया है। अगला चेंज है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर। जब किसी एसएससी के यहां सर्च होती है और उसके यहां कोई असेट्स सीज होते हैं तो उन असेट्स से अब ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी है उसको भी एडजस्ट किया जा सकेगा। सेक्शन 24 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के अंदर भी चेंज किया गया है। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 के अंदर यदि ऑफिसर बेनामीदार या बेनिफिशियल ऑनर को नोटिस देता था तो उस नोटिस के रिप्लाई करने का टाइम मेंशन नहीं था। अब यह कह दिया गया है कि बेनामीदार या बेनिफिशियल ऑनर को यदि कोई नोटिस इशू किया जाता है तो जिस महीने में उसको नोटिस इशू किया जाता है उस महीने के एंड तक, उस महीने के एंड से 3 महीने के अंदर बेनामीदार या बेनिफिशियल ऑनर को अपना रिप्लाई सबमिट करना होगा। पहले जो ऑफिसर था उसके पास 90 दिन का टाइम था प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करने का। अर्लियर 90 days टाइम टू अटैच प्रॉपर्टी प्रोविजनली फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस इज इशूड वाज अवेलेबल टू द ऑफिसर। अब उस 90 days को बढ़ा करके 4 महीने कर दिया गया है। सब जगह पूरे जो प्रपोज चेंजेस हैं उसके अंदर ऑफिसर्स को ज्यादा टाइम अवेलेबल कराने की कोशिश की गई है। जब प्रॉपर्टी अटैच की जाती है तो जो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है उसको एक स्टेटमेंट ड्रॉ करनी होती है 15 दिनों के अंदर और उस स्टेटमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देना होता है। अब वो 15 दिन का टाइम बढ़ा करके उसके लिए 1 महीने का कर दिया गया है और ये चेंज 1 अक्टूबर 2024 से आया है। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर ही एक और बदलाव लाया गया है सेक्शन 55A के अंदर। सेक्शन 55A जो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की बात करता है और ये कहता है कि जो बेनामीदार है और जो बेनिफिशियल ऑनर है उसको 1 साल से लेकर के
7 साल तक की सजा हो सकती है, मिनिमम 1 ईयर की और मैक्सिमम 7 ईयर्स की, और दोनों को जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है उसकी 25% पेनल्टी देनी होगी। लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि जो बेनामीदार होता है वो एक गरीब आदमी होता है, वो तो दूसरे के बेसिस पर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होता है, तो वो कहां से इतना पेनल्टी का पैसा लाएगा फेयर मार्केट वैल्यू का। तो उसके लिए यह कह दिया गया है कि यदि बेनामीदार डिपार्टमेंट का अप्रूवर बन जाता है तो ऐसे केस में ऑफिसर के पास ये पावर होगी कि वो उस पर प्रोसिक्यूशन ना चलाए और उसकी पेनल्टी को माफ कर दे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको एक सारे प्रपोज चेंजेस का एक मैं मोटे तौर पे ओवरलुक दे पाऊं, लेकिन क्योंकि ये प्रोविजन अभी प्रपोज्ड हैं, ये कब पटल पर आएंगे, ये नोटिफिकेशंस उनके आएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बजट में काफी कुछ सुधार किया गया है और सरकार ने कोशिश की है अपनी तरफ से कि लिटिगेशन कम हो पाए। लेकिन इस वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि ऑफिसर्स को जुडिशियल डिसिप्लिन सिखाया जाए और उनको ये बताया जाए कि जो केस लॉज हैं उनको फॉलो करना है, तो हमारे देश की मैक्सिमम लिटिगेशन जो है वो खत्म हो सकती है। थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू।